बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गुफ्तगू में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, मुल्क भर में इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। गो रवायती जो गहमा गहमी इस वक्त होनी चाहिए थी वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी सारी सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं कि 8 फरवरी को आवाम को बाहर निकाला जाए और उनका जो हक़ राय दही है उसको वो इस्तेमाल करें। अब इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। जिस तरह दीगर सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं, इसी तरह एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात इस्लामी ने भी मुल्क भर में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक है तो यहाँ पर 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी उनके उम्मीदवार मौजूद हैं, अपनी कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम जिक्र करते हैं हल्का NA 58 और PP 20 का। यहाँ पर भी भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ वो हो रहा है, हुआ चाहता है। लोग जो उम्मीदवार हैं ख़ास तौर पर वो अवाम के साथ अपनी जो अवाम राब्ता मुहिम है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक है तो वो उनके उम्मीदवार क्या कर रहे हैं, उनको अवाम क्या कह रहे हैं और वो अवाम के पास क्या पैगाम लेकर जा रहे हैं, ये अगर हमने जानना है तो ज़रूरी है कि उन उम्मीदवारों को हम मदऊ करें। आज हमारी खुशकिस्मती जमात इस्लामी हल्का NA 58 से जो उम्मीदवार हैं, इफ्तिखार अहमद मलिक लाइव स्टूडियो में मौजूद है। ये वैसे तो समाजी शख्सियत भी है, फार्मर भी हैं और जमात इस्लामी ज़िला चकवाल के सेक्रेटरी जनरल है। इसी तरह एक और बड़ी मोहतरम शख्सियत लाइव स्टूडियो में हमारे पास मौजूद है। वो वैसे तो एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर तालीम हैं और बहुत से लोगों के उस्ताद हैं, लेकिन इसके साथ साथ जमात इस्लामी ज़िला चकवाल के अमीर भी हैं और अब मैदान में उतरे हैं हल्का PP 20 के और उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से और इंतखाबी निशान उनके हाथ में तराजू है। किस हद तक इंसाफ कर पाएंगे और क्या करना चाहते हैं ये उन्हीं से पूछ लेते हैं। दोनों मोहतरम शख्सियात का आपका शुक्रिया। मलिक साहब आपका भी, उस्ताद मोहतरम आपका भी, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। गुफ्तगू का आगाज़ अशरफ आसिफ साहब मैं आपसे करूँगा। इस वक्त तक की जो इलेक्शन कैंपेन है, आप अवाम के पास गए हैं। अमूमी तौर पर जो रवायती अवाम का एक रवैया होता है वो तो होता ही है, लेकिन आप जो पैगाम लेकर गए हैं अवाम ने आपको क्या जवाब दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जी इलेक्शन ये जो हो रहा है इस पर मुख्तलिफ ज़हनों में बहुत सारे सवाल हैं। एक तो हैरान कुन सवाल अभी तक ये है कि क्या वाकई इलेक्शन होगा। अच्छा हो रहा है तो इस पर ये सवाल है कि देखें जी क्या हो रहा है, फलां पार्टी के साथ किसी को उठाया जा रहा है, किसी को गिराया जा रहा है। एक गो मगो की कैफियत है। एक जो चीज़ हमने देखी अवाम में वो मायूसी है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम वोट नहीं देंगे। इसके बाद जो रिवायती पार्टियां हैं उनके पास अवाम को बताने के लिए कुछ नहीं है कि भाई हमने ये किया और हम ये करेंगे। वो क्या कर रहे हैं, वो माजी में अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र करते हैं और एक पार्टी अब अपने साथ होने वाली ज्यादती का जिक्र करती है। उसके बाद वही बात है जी हमने ये गली बनाई या नाली बनाई, ये किया वो किया। निज़ाम का जिक्र कोई पार्टी नहीं करती। जमात इस्लामी निज़ाम की बात करती है। ठीक है। मुख्तलिफ जगह जाते हैं, लोग कहते हैं जी आपकी बातें सही है। एक तो पहली बार हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पर हम मुतमईन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जमात इस्लामी का तारफ़ वसी सतह पर मौजूद है। पहली बार मैंने देखा है। अब 100% अगर नहीं तो बड़े लोगों के पास ही मौजूद है। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी के लिए एक अच्छा तासुर है अल खिदमत फाउंडेशन का काम, मौजूदा अमीर जमात साहब का तारफ़, फिर सोशल मीडिया के ज़रिए जो हमारी कैंपेन है और फिर गज़ा पर जो कुछ हमने किया है, कश्मीर के बारे में जो कुछ किया है, साबका जो हमारे मेयर है कराची की उनकी, ये सारी जब लोग देखते हैं कारकर्दगी एक अच्छा तासुर है। लोग बात करते हैं यार ये एक थाना कचहरी, तो मैं उनसे कहती हूँ हम कोई मुजरम है कि थाना कचहरी से डरे। दूसरी बात ये कि भाई हम कहते हैं थाने का निज़ाम बदल जाए, महकमा माल बदल जाए, दफ्तरी निज़ाम बदल जाए, लोगों के काम आसानी से इंसाफ पर हों। लोगों को असल में यकीन नहीं आ रहा। जो बात मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि वाकई ये निज़ाम बदल सकता है। लेकिन जो खूबी मुझे नज़र आती है, आप उसे कहें मुस्बत पहलू, कि अवाम के एक बड़े तबके में इस निज़ाम से बेजारी मौजूद है।
बिल्कुल ठीक है जी, एक बेजारी हमें नज़र आ रही है और इसी वजह से इलेक्शन कैंपेन भी कुछ सुस्त है। और जिस तरह अशरफ आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि निज़ाम तब्दील हुए बगैर मसाइल हल नहीं हो पाते। जैसे मैंने आपको बताया है कि लाइव स्टूडियो में हल्का एन 58 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार जनाब इफ्तिखार अहमद मलिक मौजूद है। इफ्तिखार साहब, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जिस तरह अशरफ आसिफ साहब कह रहे हैं कि लोगों में मायूसी है, जमात इस्लामी इस मायूसी से निकालने के लिए वो क्या करना चाह रही है? बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब कि आपने हमें मौका दिया जमात का मौक़िफ़ आपके ज़रिए आवाम तक पहुँचाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने ये जो नारा लगाया है कि हल सिर्फ़ जमात इस्लामी, ये एक माज़ नारा नहीं है, इसके पीछे पूरी एक थीम है कि जमात इस्लामी जो है वो तमाम मसाइल का हल है। ये हम वैसे बात नहीं कहते कि ये एक नारा है, बात ख़त्म हो जाएगी। हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हमने जहाँ जहाँ भी विज़िट किया है, लोगों के पास पहुँचे हैं, तो लोगों के अंदर मायूसी बड़ी है कि ये जो निज़ाम है मौजूदा, ये आपको रोज़गार नहीं फ़राहम कर सकता, ये आपको इलाज नहीं फ़राहम कर सकता, ये आपको अच्छी सेहत नहीं फ़राहम कर सकता, ये आपको इंसाफ नहीं फ़राहम कर सकता। तो इसकी बुनियादी वजह पिछले साबका सारे सियासतदानों से लोगों की जो तवक्कुआत थी वो पूरी न होना और उनकी नाअहली का मरकज़ी किरदार है। हम समझते हैं कि हम इस निज़ाम को बदलेंगे, और इस निज़ाम को कैसे बदलेंगे कि वो जो निज़ाम है वो लोगों की उम्मीदों का मरकज़ भी होगा। हम कहते हैं कि हम इस मुआशी निज़ाम को बदलेंगे, इसके मुकाबले में हम इस्लामी मईशत लाएंगे। ये IMF की ग़ुलामी से छुटकारे का वाहिद ज़रिया निज़ाम इस्लामी मईशत है, वो हम लाएंगे। तो ये अमीर अमीर तर नहीं होगा और गरीब गरीब तर नहीं होगा, बल्कि निज़ाम उश्र व ज़कात के ज़रिए अमीरों से लेकर के गरीबों को दिया जाएगा। जबकि अब सूरत हाल ये है कि एक गरीब आदमी जो ज़कात का मुस्तहिक भी है, उससे टैक्स लेकर के एक बड़े ओहदे पर बैठे या बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए फ़र्द को भी उसके टैक्स से, उसके गरीब आदमी के पैसे से उसको मराद दी जा रही है। जमात इस्लामी इस्लाम की रूह के मुताबिक इन सारी मराद को ख़त्म करें। बिल्कुल ठीक फरमाया है जी, उल्टी गंगा बह रही है। होना तो ये चाहिए कि अमीरों से लेकर गरीबों पर खर्च किया जाए, लेकिन हमारा टैक्स का निज़ाम ही ऐसा है कि गरीब की जेब खाली कर दी जाती है और उसको अमीरों की मराद पर उड़ा दिया जाता है, इशराफिया से याशी करता है। ये उल्टा निज़ाम इस मुल्क में चल रहा है, लेकिन जमात इस्लामी कह रही है कि हम इस निज़ाम को सीधा करेंगे। अशरफ साहब, ये पहली बार तो आप नहीं कह रहे, हर बार कहते हैं कि निज़ाम को हमने सीधा करना है। 2018 में भी आपने यही कहा, लेकिन क्या वजह है कि अवाम को क्यों समझ नहीं आ रही? देखिए, मैंने पहले ये कहा कि पहली दफ़ा अवाम बेजार है इस निज़ाम से। फिर बहुत सारे लोग हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी उम्र 35 साल या से कम है, वो सोचते हैं कि ये निज़ाम बदलना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, जमात इस्लामी ने जो काम किया इलेक्शन से पहले, सबसे पहले तो इस्लामी ने पूरे मुल्क में माहिरीन मईशत की कॉन्फ्रेंस की, कौमी कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, जिस पर उन लोगों से ये आप यूँ कहे एक पूरा रोड मैप लिया कि भाई हम कैसे से निकाल सकते हैं इस महंगाई से और कर्ज से। फिर जमात इस्लामी ने एक पूरी कौमी तवानाई कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्तलिफ महकमों और वापदों से तवानाई के माहिरीन बुलाए। साहब को चेयरमैन भी वापडा केस में आए, भाई तवानाई का बुरान कैसे हल हो सकता। अब ज़रा गौर करें, सरेदार सबसे जो बड़ा मसला है जो आवाम को फौरी हिट करता है वो महंगाई है। हम कहते हैं जी कि हम आएंगे सूद ख़त्म कर देंगे, लोगों को शायद ये समझ ना आए। सूद ख़त्म करने का मतलब ये है कि जितने फीसद सूद है इतने फीसद महंगाई कम हो जाती है। कारखानदार 1 अरब रुपया लेता है, फ़र्ज कर लेते हैं, उस पर 10% सूद है, तो उससे चीज़ें 10% महंगी बेचनी है। सूद ख़त्म होने से चीज़ें सस्ती हो गई। हम जितनी मिरात लेता है हमारा ऊपर वाला तबका, इसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी है, इसमें फ़ौजी लोग हैं, इसमें हमारे सियासतदान हैं, बिजनेसमैन तबका सारा, हम वो मिरात ख़त्म करके 200 अरब रुपए सालाना बचाएंगे। हम गैर तरक्याती बजट 30% कम करेंगे। ये हमारा मंशूर है, वो बड़ा लंबा चौड़ा 45 सफ़ात का है, जो जमात इस्लामी पहली जमात है जिससे मंशूर अवाम के सामने रखा है, बाकी ने तो अब दिया है। फिर हम GST जो 17.5% है, हम इसे 5% पर करेंगे। ये अगर हम काम कर लेते हैं, इसका मतलब महंगाई 20 से 25% कम हो जाती है। दूसरा हम काम क्या करते हैं, ये जो नया निज़ाम में जुल्म है, सनती मजदूर, डेली वेजेस, हम ये ख़त्म करेंगे। मुस्तकिल बुनियादों पर लोगों को मुलाज़मत देंगे। ये ठेकेदारी निज़ाम हम ख़त्म करेंगे।
پھر جو لوگ بھی سنتوں میں کام کر رہے ہیں، کانوں میں کام کر رہے ہیں اور جگہ کام کر رہے ہیں، ان کی تعلیم اور جو صحت ہے وہ اس سرمایہ دار کی ذمہ داری ہوگی. یہ ہم کام کریں گے. پھر ہم یہ کام کریں گے کہ بھائی جو تعلیم ہے اس میں ہنر کو شامل کریں گے اور نوجوانوں کو ہنر سکھائیں گے. انہیں بنجر زمینیں نوجوانوں کو مفت قرضے دیں گے، بنجر زمینیں دیں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ انہیں آباد کریں. تو اس طریقے سے ہم اس جو معاشی طور پر ہم پہ ہے اسے ہم کم کریں گے اور IMF سے بالکل عوام کو نجات دلائیں گے. پاکستان کے پاس ابھی آج کی جو جدید آپ کہہ سکتے ہیں اپڈیٹ ہے یا جو معلومات ہے، ذرا غور کر لیں کہ 5,000 ارب روپے سالانہ ہمارے کھا لیے جاتے ہیں. ایسے ہی آپ اسے نصف بھی بچا لیں تو آپ کو ہمیں پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں، ہمارے میئر رہے کراچی میں 2 بار، ہمارے موجودہ میرے جماعت وزیر خزانہ رہے 7 سال، ہمارے سینیٹر رہے، ہمارے سب لوگوں نے دیانتداری کی مثالیں قائم کی، عوام کی خدمت کی. ٹھیک ہو یہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ. بس عوام ہم پر اعتماد کریں. بالکل ٹھیک ہے جی. عوام نے اگر واقعی حقیقی تبدیلی لانی ہے تو اسے پھر کچھ نہ کچھ مختلف فیصلے کرنے پڑیں گے. صرف رونے دھونے سے معاملات نہیں چلنے والے. جہاں تک منشور کا تعلق ہے تو اشرف آصف صاحب اپنی جماعت کا منشور پیش کر رہے تھے، لیکن ابھی بہت ساری بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، اس کا منشور ابھی تک میدان میں آیا نہیں. بتایا جا رہا ہے کہ 27 جنوری کو پیش کیا جائے گا. تو منشور کے حوالے سے وہاں کتنی سنجیدگی پائی جاتی ہے دیگر سیاسی جماعتوں میں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ملک صاحب، مسائل کی بات ہو رہی ہے. حلقہ N58 میں آپ امیدوار ہیں، مختلف علاقوں میں، قصبات میں آپ گئے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں. بڑے بڑے مسائل لوگ کیا بتاتے ہیں؟ کیا ان کا مسئلہ ہے جو حل طلب ہے؟ دیکھیے جی، سب سے بڑا مسئلہ تو مہنگائی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو بجلی کے بل آئے ہیں انہوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں. یعنی غریب آدمی اس کی بجلی کا بل دینا اب اس کی پہنچ تو گیس کے بل بھی اسی طرح آئے، انہوں نے بھی بڑی چیخیں نکلوائی ہیں. گیس کے بل جو ہیں وہ اتنے زبردست قسم کے آئے ہیں کہ انہوں نے ساری ٹھنڈک ہی دور کر دی ہے، ایسے ہی ساری سردی ختم کر دی انہوں نے. اور کمال ہے ہمارے حکمران اشرافیہ کا کہ انہوں نے گیس کا بل کم کرنے کی بجائے گیس کے بل کا سائز کم کر دیا. ایسے ہی. تو یہ ہمارا حال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. دیکھیں حامد ذوالفقار میر صاحب، ہمارے چکوال میں بہت سے مسائل ہیں. اگر میں شہر کی بات کروں تو شہر کے اندر گیس کا بہت بڑا بحران ہے. پورا شہر جو ہے اس وقت گیس کے مسئلے سے دوچار ہے. پانی کے یعنی کہ ایک عرصے سے پانی کا بحران ہے، ایک عرصے سے گلیوں کا بحران ہے، سیوریج کا نظام نہیں ہے، صفائی کا نظام نہیں ہے. ہماری انتظامیہ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ پورا ضلع چکوال جو ہے وہ صرف کمپلیکس کے اندر ہی ہوتا ہے. ساری صفائی ستھرائی کا انتظام، اگر آپ 11 بجے بھی چلے جائیں تو وہاں گیس کے ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں، کہ جبکہ عام آدمی کو چائے بنانے کے لیے، بچوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے گیس میسر نہیں ہے، لیکن وہاں موجود ہے. تو بہت مسائل ہیں، روڈز کے ہر طرف صورتحال جا رہا ہے. لیکن میں عوام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کئی سال سے، کم از کم 40-45 سال سے آپ ان نعروں کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں. کبھی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا ہے، کبھی قرض اتارو ملک سنوارو، کبھی ایشین ٹائیگر پاکستان، کبھی 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں. لیکن آپ کو تو کچھ ہاتھ میں نہیں آیا. ابھی پھر یہ سیاسی شعبدہ باز جو ہیں وہ 300 یونٹ بجلی فری دیں گے، کوئی کہتا ہے 200 یونٹ بجلی فری دیں گے. یہ دھوکہ دینے کے لیے آئے ہیں. ان سے سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری بجلی کو مہنگا کس نے کیا ہے؟ آج ہمیں گیس اتنی مہنگی کیوں مل رہی ہے؟ جو ملک میں پیدا ہوتی ہے اور جو پیٹرولیم کی مصنوعات ملک کے اندر سے، وہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ اور یہ پورا مراد یافتہ طبقہ ہے جس نے ایک جال بچھایا ہے غریب آدمی کو جکڑنے کے لیے. تو آج پھر یہ اسی جال کو نئے انداز میں، کبھی کہتے ہیں پرانے سیاستدانوں کو پیچھے چلے جانے چاہیے، فلاں کو ادھر ہو جانا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیں ترازو کو تھامیں، آپ کو ایک روشن پاکستان ملے گا. ٹھیک ہو گیا جی. جماعت اسلامی اپنا منشور بیان کر رہی ہے، اپنے انتخابی نشان کا تعارف کروا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. جہاں تک کہ 200 یونٹ بجلی غریب عوام کے لیے یا اس ایک صارف کے لیے اعلان کی بات ہے
تو یہ جو اشرافیہ اعلان کر رہا ہے خود لاکھوں یونٹ مفت استعمال کرتا ہے، اور اگر دینے پر بھی آیا ہے تو 200 یونٹ اس نے ماہانہ دینی ہے، جس پر کسی کو کوئی یقین بھی نہیں ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے، عوام کا مطالبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مفت بجلی نہیں چاہیے، بس صرف آپ مفت بجلی کا استعمال اور دیگر مراد کا استعمال چھوڑ دیں، ہمارے لیے وسائل ہی وسائل ہوں گے۔ مطالبہ تو عوام کی طرف سے بھی ضرور آنا چاہیے، اور اب عوام میں اتنا شعور آ بھی چکا ہے۔ اشرف آصف صاحب، ٹھیک ہے، آپ کا نعرہ بھی بڑا زبردست ہوا، منشور بھی بڑا اچھا ہے، لیکن میں اگر چکوال کی بات کروں، ویسے تو بالعموم پورے پاکستان میں یہی حالات ہیں، لیکن بالخصوص ہم کیونکہ چکوال کو ڈسکس کر رہے ہیں، آپ جس حلقے میں کینڈیڈیٹ ہیں، یہاں پر چند پرانے خاندانوں کا ہی قبضہ ہے، انہی کے امیدوار آتے ہیں، انہی کے تعلق زیادہ ہیں، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ بالآخر انہوں نے ہی جیتنا ہے۔ اس سوچ سے آپ لوگوں کو کیسے باہر نکالیں گے؟ جی بڑا شکریہ، بات جو آپ نے کی وہ بالکل بجا ہے۔ دیکھیں، لوگوں کو بات سمجھا رہے ہیں ہم، ایک تو میڈیا سمجھا رہا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم جو بات لوگوں کو سمجھاتے رہے 60-70 سال، لوگوں کو نہیں سمجھ آئی، حالات انہوں نے سمجھا دی۔ یہ جب نے گیس کی بات کی، وہ ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں، جب اسلامی نے جو منشور دیا، آپ نے اگر غور کیا تو اس میں گیس جو سوئی گیس اور بجلی بل میں ایک سلیب ریٹ چل رہا ہے جی ایسے ہی کہ جی اگر 100 یونٹ تک بجلی ہے تو وہ 30 روپے یونٹ ہے، ایسے جو 101 کو 40 ہو جائے گی، تو یہ ہم سلیب ریٹ ختم کر دیں گے۔ پھر ہم 1,00,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں پانی اور ہوا سے، اور یہ ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ آئی پی پیز ہیں، آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس پہ ان لوگوں نے ارب روپے کھائے ہوئے ہیں، ایسے ہی ان کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ اچھا، یہاں تک یہاں کے لوگوں کی بات ہے جی، تو ایک تو لوگوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ آپ پہ لگے گا، یعنی ابھی اب دیکھیں جو سڑک بنتی ہے تو اس پہ 40% کمیشن ہے، شاید گلی بنتی ہے تو اس پہ زیادہ ہے، 1 سال نہیں گزرتا وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ نے روڈ دیکھی ہو جو NHA بنا رہا ہے یہ بلکسر انٹرچینج سے تلاگم کی طرف، ابھی وہ بنی نہیں ہے، ٹوٹ رہی ہے، اس پر پیماد لگ رہے ہیں، جگہ جگہ ٹکڑے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کرپشن ہے۔ یہ سارے لوگ جو وڈیرے سیاست میں آتے ہیں، یہ میر صاحب پیسہ لگاتے ہیں، پھر اپنے نظر سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں، یہ اور ان کے قریب کچھ لوگ۔ پھر جو ظلم یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جیت جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو جس نے مجھے ووٹ دیا اس کا کام ہونا ہے، جبکہ نمائندہ سب کا ہوتا ہے۔ ہم سب سے انصاف کریں گے، عوام کا پیسہ عوام پر لگائیں گے۔ یہاں چکوال کے ساتھ جو مذاق ہے، 1.25 لاکھ آبادی ہے تقریباً ہماری شہر کی، اس میں ایک بوائز کالج تھا، وہ اب پلوال چلا گیا ہے، یعنی چکوال شہر میں کوئی بوائز انٹر کالج موجود نہیں ہے، وہ بھی عارضی طور پر ہے، ویسے وہ تو ختم ہو جائے گا جی، کالج کی وہ بلڈنگ ہے، وہ کامرس کالج۔ یہ مسئلہ اس شہر میں بوائز کے کالج بنائیں گے، سکول کم ہیں، انشاءاللہ زیادہ سکول بنائیں گے، جو سکول پرائمری ہیں ان کی بلڈنگز ٹھیک کریں گے، اس پہ تعداد انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ کو صاف ستھرا شہر دیں گے، جو بھی گلی اور سڑک ہم بنائیں گے انشاءاللہ وہ ٹوٹے گی نہیں اتنی جلدی۔ ہم تھانہ، پٹوار کلچر اور یہ جو دفتری نظام ہے اس میں انصاف لے کر رہیں گے، کسی غلط بندے کی سفارش نہیں کریں گے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اب لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ منظم ہوں۔ مایوسی بہت بڑا فیکٹر ہے، مایوسی کفر ہے۔ ہمارا دین تو کہتے ہیں نا بھی اللہ پر ایمان رکھو، حالات بدل سکتے ہیں لیکن حالات جد و جہد سے بدلتے ہیں، اور جد و جہد میں پہلی چیز سوچ ہے، دوسری چیز تنظیم ہے، لوگ متحد ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں لوگ اسلامی کے ساتھ آ جائیں، ان خاندانوں سے نکل کر عوام سیاست کرے، عوام کا مسئلہ حل ہوگا جس دن عوام میں سے کوئی بندہ اٹھ کر آگے آئے گا، عام بندہ ہوگا، کھڑا ہوگا، اہل ہوگا اور لوگوں کے کام آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، عام آدمی جس تک آپ کی رسائی ہو اس کا انتخاب کرے۔ اب بات تو یہ دل کو لگتی ہے، لیکن جب الیکشن والے دن آپ ووٹ دینے جائیں تو کیا آپ کو یہ بات اس وقت یاد رہتی ہے؟ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے کہ ہمارے ووٹر یاد نہیں رکھتے، اگر یاد رکھتے ہوتے تو ایسے جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ عام آدمی ہیں، عام آدمی تک ان کی رسائی بھی ہے، عام آدمی کے مسائل سمجھتے بھی ہیں، تو وہ کامیاب ہو جاتے۔ ملک صاحب، ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ نوجوان ووٹر کا بڑا اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم حلقہ NA58 کی بات کریں تو 1 لاکھ سے زائد ووٹر وہ نیا آیا ہے، اور اس نوجوان ووٹر کو لبھانے کے لیے، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے؟ جی ذوالفقار امیر بھائی، ایسے ہے کہ
जमात इस्लामी ने जो अपने मंशूर का ऐलान किया है उसमें नौजवानों के लिए बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। ठीक है। ख़ासकर जिसका अशरफ साहब भी तज़किरा कर रहे थे कि यहाँ हम नौजवानों को ज़री ज़मीन जो है वो देंगे, उसके साथ ट्रैक्टर देंगे, फर्टिलाइज़र देंगे, सीड देंगे, और ताकि वो ख़ुद अपने वसाइल जनरेट करे और इस ज़री मुल्क को मज़ीद आगे तरक्की दे। लेकिन इस मौके के ऊपर मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ और आवाम से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी सियासी पार्टियाँ यहाँ मद्दे मुकाबिल हैं चकवाल में, या जितने भी सियासतदान हैं, ये जब भी आते हैं तो आवाम के हालात को बेहतर करने की बात करते हैं, उनको दुरुस्त करने की बात करते हैं, लेकिन अमलन ये होता है कि आवाम के हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। इन सियासतदानों के हालात बेहतर से बेहतर तर होते जा रहे हैं, इनके वसाइल में सारी चीज़ों में इजाफा हो रहा है। तो एक तो ये बात है, और दूसरी इसके साथ ये बात है कि ये जो सियासतदान हैं ये अपने मफाद के लिए पार्टियां भी बदल लेते हैं जहाँ इनके मफाद का तहफ़्फ़ुज़ न हो। तो मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, चकवाल के शहरियों से भी कहना चाहता हूँ कि आएँ अब हम भी अपने मफाद की खातिर पार्टी को बदलें। ठीक हो गया। हम इस जुल्म के इस निज़ाम को जो इंसाफ न दे सके, जो रोज़गार न दे सके, जो सेहत की बुनियादी सहूलियात न दे सके, जो तालीम न दे सके, अब मज़ीद इसको कंधा फराम न करें। अब उठें और तराजू को थामें। तराजू आपकी उम्मीदों का मरकज़ है, आपको इंसाफ भी दिलाएगा, आपको रोज़गार भी फराम करेगा, आपको सेहत और तालीम भी फराम करेगा। ठीक हो गया। अच्छा अशरफ आसिफ साहब, जिस तरह इफ्तिखार मलिक साहब फरमा रहे हैं नौजवानों के लिए ट्रैक्टर, ज़मीन, चलें ज़राअत अच्छी बात है, लेकिन एक पढ़ा लिखा जो नौजवान है आईटी के दौर का, उसे तो कंप्यूटर की तालीम चाहिए, उसे तो जदीद तालीम चाहिए, तो वो भी कोई खाका जमात इस्लामी के जहन में है? गालबन इफ्तिखार भाई ने मुख्तसर बात की है। देखिए, नौजवानों के लिए जो इस्लामी प्रोग्राम रखती है ना, उसका एक हिस्सा तो ये है जो ये कह रहे हैं कि जो बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं ये हम नौजवानों को देंगे। एक दूसरा ये कि हम नौजवानों को हुनर सिखाएंगे। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास जो लेबर है वो स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड लेबर काम ठीक करती है, हम उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाएंगे। तीसरा है आईटी डिपार्टमेंट को तो हम तरजीह बुनियाद पे रखेंगे और उस पर माहिरीन पैदा करेंगे। खुद आपने देखा कि कराची में 1 लाख नौजवानों को आईटी की स्किल्स सिखाकर उन्हें बारोजगार किया जब इस्लामी ने कराची में सिर्फ ये हम काम करें। यहाँ भी अलखिदमत काम कर रही है, उनकी पहली क्लास चली है, अब वो दूसरी क्लास चलाएंगे कि उसमें आपसे क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग है, उसमें ई कॉमर्स है, ये सिखाएंगे। और आईटी की जो माहिरीन है ये हम बनाएंगे। फिर जो ख़वातीन हैं, ज़रा नौजवानों में सिर्फ मर्द ही तो नहीं लाते, हम तालीम मैट्रिक तक मुफ्त तालीम देंगे, ख़वातीन को हुनर सिखाएंगे, उनके लिए तमाम इदारों में अलग डेस्क बनाएंगे। उनके बैंक अलग होंगे, उनके अलग डेस्क होंगे जहाँ वो पूरी आज़ादी और एतमाद के साथ कौम की तरक्की में हिस्सा लेंगे। इस्लामी के पास एक पूरा प्रोग्राम है। मैंने उसकी हमारे पास जो मंशूर जब इस्लामी ने दिया है वो बड़ा तवील है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। उस पर लोग सवाल, अब तो कहते लोग सवाल उठाएं ताकि हम भी उन्हें जवाब दें, कुछ हमारा भी वो एहतसाब हो, कुछ उनकी शऊर में भी हम इजाफा कर सकें। तो नौजवान जो हैं वो हमारे पास 60% से ज़्यादा है, बिल्कुल है। ये बहुत बड़ी कुव्वत है। हम नहीं चाहते कि हमारे नौजवान यहाँ से डिग्रियाँ लें और बाहर चले जाएं। यहाँ जो डिग्री होगी उसके पास आलियत भी होगी, उसके पास महारत होगी। इन नौजवानों के ज़रिए यहाँ ज़राअत, सन्नत, आईटी तीनों शोबों में पाकिस्तान आगे बढ़े। ठीक हो गया। अभी आपने अशरफ आसिफ साहब ख़वातीन का जिक्र किया है, तो ज़िला चकवाल में तो आप वाहिदी जमात हैं कि जिन्होंने एक खातून को हल्का PP 21 पे टिकट जारी किया, वो बराह रास्त जनरल इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। वैसे दीगर जो लिबरल जमातें हैं उनका बड़ा नारा होता है ख़वातीन के हवाले से, वो तो कहती हैं कि ये जो इस्लाम पसंद जमातें हैं ये ख़वातीन को तो पूरे हकूक़ ही नहीं देती। तो आपने अपनी एक खातून को मैदान में उतारा है, किस किस्म का रद्द अमल सामने आया, कैसा रिस्पांस मिला है? जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हमारा जो इस्लामी का सेटअप है, हमारे पास खातून का पूरा विंग है पैरालल। ठीक है, यानी जब इस्लामी के जो अमीर हैं मुसराइलात हो, उनके नीचे जिस तरह मर्दों का पूरा सेटअप है ना, इस तरह औरतों का उनकी क़य्यमा है, उनकी नाज़मा सूबा है, उनकी नाज़मा ज़िला है, उनकी नाज़मा शहर है। वो हमारी कंपेन हमसे ज़्यादा बेहतर कर रही हैं, वो वर्कर कन्वेंशन कर रही हैं, वो ऑनलाइन बहुत काम कर रही हैं सोशल मीडिया पर। ठीक है, अब मुख्तलिफ शोबे हैं उनके पास
किसी के पास शोबा है, मिसाल के हज की तरबियत दिलानी है, किसी के पास शोबा जी वो अमूर खारजा जिसमें समीर रईस काजी साहब हैं, काजी साहब की सबजादी हैं, किसी के पास IT डिपार्टमेंट है, लोग काम कर रहे हैं। इस तरह यहाँ हमारी जो ख़वातीन, हमारी एक ख़वातीन जनरल कौंसल रही है, बिल्कुल हम ये कहते हैं कि जो सियासत है ख़वातीन की वो एक हया के दायरे में हो। तो नुज़रत इकबाल साहब हमारी मास्टर हैं इस्लामियात में, वो आम खातून नहीं, बहुत अच्छी मुकर्रर है, इस्लाम जानती हैं, हालात को जानती हैं। हम यही कहते हैं कि लोग ख़वातीन आगे हैं, इस्लामी को लोग समझें। लोग समझते हैं कि इस्लामी को बड़ी डरावनी सी चीज़ है कि मौलवी नहीं, हम इस्लाम पूरी ज़िंदगी है, इसके सारे शोबे हैं, इसमें ख़वातीन भी इतनी हम हैं जितने मर्द हैं। तो और समझें और हमारा साथ दें, तो ख़वातीन को जो एतमाद, जो एहतराम इस्लामी देती है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, बड़े जलसों का तो अब वैसे वो रवाज नहीं रहा, अब माहौल भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े लीडरान की तो आमद होनी है। सराजुल हक साहब तलगंग तशरीफ़ लाए, क्या कोई शेड्यूल में है कि चकवाल में भी कोई जमात इस्लामी का बड़ा लीडर आए और इस आपके हल्के में जलसे से खिताब करे? जहाँ तक यहाँ चकवाल आने का ताल्लुक है तो देखेंगे आगे चल करके, ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, कैंपेन आगे बढ़ रही है, तो इसमें अगर ऐसी कोई ज़रूरत हमने महसूस की तो ज़रूर इंशाल्लाह चकवाल में कोई बड़ा प्रोग्राम हो। ठीक है। अच्छा अशरफ आसिफ साहब, जिस तरह सर्दी का मौसम भी है, अवाम की अदम दिलचस्पी भी है, तो 8 फरवरी को क्या देख रहे हैं, टर्न आउट कैसा रहेगा, क्या अवाम बाहर निकलेंगे? हाँ जी, ये तो सवाल एक ऐसा है जो हर बंदे को परेशान करता है। मेरा अपना ख्याल है जी कि टर्न आउट तो कम होगा, लेकिन हमारे अवाम की साइकी ये है कि जब लोग पहुँचते हैं, उन्हें कहते हैं तो वो घरों से निकल आते हैं, लेकिन वो टर्न आउट नहीं होगा जो पिछले इलेक्शन में हमें नज़र आता था। दोनों वजह, सर्दी के अलावा गो मगो है, बेजारी है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद दिला रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि वो घरों से निकलें, वो आएँ। अगर लोग हमारी बात पर एतबार कर लें और मायूसी को छोड़कर घरों से निकल आएँ तो इस मुल्क के हालात बदल सकते हैं। ठीक है। आखिरी सवाल आपके सामने रखूँगा, आप भी इलेक्शन में लोगों के पास जा रहे हैं, बल्ले का निशान वापस लिया गया, वो गायब हो गया, उससे इलेक्शन कैंपेन पर कितना असर पड़ा है और इस हवाले से आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि किसी जमात से भी उसका इंतखाबी निशान नहीं लेना चाहिए। मैदान में होना चाहिए, जो कुछ हो आवाम को उसके बारे में फ़ैसला करने देना चाहिए। मैं इस मौके के ऊपर एक और बात आपके तवज्जुह से चकवाल की आवाम से कहना चाहता हूँ कि ये बड़े बैनरों के ऊपर न जाएं, बड़ी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर न जाएं, बल्कि जो सियासतदान आपके पास हैं आप उनसे ज़रूर ये सवाल करें कि चकवाल की गैस को क्या हुआ, गली मोहल्लों में नहीं आती? चकवाल में पानी का बुरान अब तक क्यों नहीं ख़त्म हो सका? चकवाल के इर्द गिर्द के जो रोड हैं वो खंडरात का क्यों मंजर पेश कर रहे हैं? या चकवाल के जो दही इलाके हैं वहाँ बुनियादी सेहत की सहूलियात क्यों नहीं हैं? वहाँ स्कूल में असातिज़ा नहीं हैं, वहाँ हेल्थ बुनियादी जो हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पे प्रॉपर जो स्टाफ नहीं है, या अगर है भी तो वहाँ बुनियादी सहूलियात हमें मुयस्सर नहीं है। ज़िले चकवाल के अंदर एक बड़े हस्पताल की ज़रूरत है, जो ऐसा अस्पताल हो कि हमें DHQ से ये मैसेज या चकवाल से ये पैगाम न मिले कि इस मरीज़ को पिंडी ले जाओ। बेहतर। ठीक है जी। अशरफ आसिफ साहब, PP20 के अवाम के लिए आप भी कोई पैगाम देना चाहें, उन वोटर को कुछ कहना चाहें? इफ्तिखार साहब ने तालीम की बात की जी, तो मैं बस, क्योंकि मैं खुद, मेरा शोबा तालीम है, ज़िला चकवाल में जितने हाई स्कूल हैं 80% स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है। ये सरकारी स्कूलों की बात जी, सरकारी स्कूल हेडमास्टर गवर्नमेंट को होता है, 200 से ज़्यादा स्कूल हमारे। ठीक है जी, हाँ जी। और जहाँ तक असातिज़ा की बात है तो तकरीबन 2000 असातिज़ा कम है। स्कूलों की बिल्डिंग ये है, जगह जगह सड़कें जो टूटी फूटी हैं। तो चकवाल के लोगों को पैगाम हमारा ये है जी कि हालात बदलते हैं जब लोगों की सोच बदलती है। सही। जब लोग अपनी ज़ात के लिए, बिरादरी के लिए, धड़े के लिए वोट नहीं देते, आप पाकिस्तान और पंजाब के लिए वोट दें, आने वाली नस्लों को सामने रखें, आप इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए वोट दें, जो इस्लामी को आगे लाएं, तो 5 साल में इंशाल्लाह यह सारा मंजर बदल जाएगा। लोग तरक्की करता हुआ पाकिस्तान और पंजाब देखेंगे।
ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी, आप बहुत शख्सियात का शुक्रिया। आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बिल्कुल दुरुस्त कहना है कि अगर आपने लसानी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर, फ़िरका वारियत या ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर आपने वोट देना है तो फिर अपने मसाइल का हल भूल जाएं, क्योंकि आपने जिस नज़रिए को सामने रख कर वोट दिया है उसी का आपको रद्द अमल मिल रहा है। जहाँ तक कैंडिडेट्स का ताल्लुक है तो जो भी आपके पास वोट मांगने हैं उससे ये ज़रूर पूछें कि आप 2002 के इलेक्शन में किस जमात में थे, किसके साथ थे, फिर 2008 का इलेक्शन आया उस वक्त आपका प्लेटफॉर्म कौन सा था, फिर 2013 में इलेक्शन हुए उस वक्त आपकी जाए पनाह कौन थी 2018 में आप कहाँ पनाहगज़ीन थे और 2024 में आप किस जमात के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये सवाल ज़रूर बनता है, पूछें। अगर तसलसल के साथ कोई कैंडिडेट एक जमात के साथ रहा है तो फिर तो वो जो आपसे वादे कर रहा है वो ज़रूर पूरे करेगा, लेकिन अगर वो ख़ुद कलाबाजियाँ खाता रहा है, ख़ुद वो एक से दूसरी जमात में जाता रहा है तो फिर उसने आपके साथ क्या वफ़ादारी निभानी है, आपके साथ उसने क्या जो वादा है वो पूरा करना है। ये सवाल आपके ज़बान पर ज़रूर होना चाहिए। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।